तो देखो आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क, एनर्जी एंड पावर तीनों आपका क्या स्केलर क्वांटिटी होता है, याद रखिएगा। वर्क भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, एनर्जी भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और पावर भी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब वर्क क्या होता है, तो वर्क है, पहले बता दिया कि स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है। एसआई यूनिट क्या होता है वर्क का, जूल। जो वर्क का एसआई यूनिट होता है वही एनर्जी का भी क्या होता है, एसआई यूनिट होता है, ठीक है। वर्क का डायमेंशन याद रखना, ml²T-2। एक बार पेपर में पूछा था कि किसका डायमेंशन सेम होता है, तो याद रखिएगा वर्क का डायमेंशन, एनर्जी का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन सेम होता है। तो जहां ये जिस ऑप्शन में ये तीनों था वही ऑप्शन होता, ठीक है। तो याद रखिएगा वर्क, एनर्जी एंड टॉर्क का डायमेंशन क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। अब वर्क डन डिपेंड रेफरेंस ऑफ फ्रेम, किस रेफरेंस ऑफ फ्रेम से हम देख रहे हैं उस पे वर्क डन क्या करता है, डिपेंड करता है। अब वर्क क्या होता है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाई, यानी वर्क का फॉर्मूला सबको पता होगा। वर्क बराबर क्या होता है, F.S cos थीटा, यानी कितना फोर्स अप्लाई किया और वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, उसी को क्या बोलेंगे, वर्क। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। तो वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स यहाँ पर लिखा हुआ भी है। देखो मान लो कि बॉडी पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो आप लोग जानते हैं कि फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, F cos थीटा और F sin थीटा। तो बॉडी इधर की तरह डिस्प्लेस हुआ है, तो F बराबर क्या हो जाएगा, यानी इसमें जो हमने फोर्स लगाया तो फोर्स का कंपोनेंट क्या लेंगे, F cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसीलिए इसको मैं क्या लिखूंगा, F cos थीटा। वेक्टर में आप लोग पढ़े थे कि जिसके साथ cos थीटा आता है उसके साथ क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है। तो हम लोग वर्क डन का फॉर्मूला F.S बोलेंगे या Fs cos थीटा बोलेंगे, है ना। अब उसके बाद वर्क, नेचर ऑफ वर्क डन क्या होगा, तो याद रखना वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। डिपेंड कर किस पे करेगा, एंगल पे। तो पॉजिटिव वर्क डन कब होगा, जब आपका थीटा की वैल्यू 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा, क्योंकि सबको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिगो फंक्शन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। कॉस पॉजिटिव होगा तो वर्क डन इसमें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो दूसरा है वर्क डन निगेटिव कब होगा, तो निगेटिव कब होगा, जब थीटा की वैल्यू जो होगा 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में होगा। इसका मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड में कॉस निगेटिव होता है, इसलिए वर्क डन भी क्या होगा, निगेटिव होगा। जीरो वर्क डन कब होगा, तो जीरो वर्क डन होने के तीन कंडीशन है, तीनों कंडीशन याद रखोगे। पहला कंडीशन क्या है, जब आपका फोर्स और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में 90 डिग्री का एंगल बने, यानी थीटा कितना हो, 90 डिग्री, क्योंकि जानते हो वर्क डन बराबर क्या होता है, Fs cos 90, और cos 90 की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तो ये सबको क्या करेगा, जीरो बना देगा। तो पहला कंडीशन है कि थीटा 90 हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि मान लो कि मैंने इस पे फोर्स लगाया और इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं आया, तब भी वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। तीसरा केस क्या है, इफ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग ऑन दी बॉडी। अब मैं इस पे कोई फोर्स ही नहीं लगाऊंगा तो फोर्स क्या है, जीरो के बराबर। तो फोर्स की जगह जीरो रखोगे तो सबको क्या कर देगा, जीरो। तो वर्क डन कब जीरो होगा, ये तीनों कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आएगा, तो आपको यहाँ पर इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो dw बराबर क्या है, F.ds। तो अगर मैं दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले लूँ तो dw का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, w इंटीग्रेशन का साइन F.ds। अगर मान लो कि अलग अलग, जैसे मान लो आप लोग जानते हो कि तीन क्वाड्रेंट होते हैं, x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस। तो इधर वर्क डन पूछेगा तो इसमें क्या आ जाएगा, i कंपोनेंट, यानी Fxi के डायरेक्शन में, फिर फोर्स हो जाएगा y j कैप की डायरेक्शन में, और Fz हो जाएगा k की डायरेक्शन में। तो यहाँ से अगर डिस्प्लेसमेंट आपको दिया रहेगा dxi dyj dz के, तो डायरेक्टली वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, i में i से मल्टीप्लाई करोगे क्या होता है 1, तो Fx dx। ऐसे ही Fy को dy से मल्टीप्लाई करोगे तो Fy dy, और Fz को dz से मल्टीप्लाई करोगे तो Fz dz। अब क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, है ना। तो अभी मैं क्वेश्चन भी लाया हूँ, दिखा दूंगा। नेक्स्ट है आपका ये याद रखना कि एरिया अंडर फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो होता है वो आपका क्या देता है, वर्क डन देता है। यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ क्या देता है, वर्क डन देता है। तो मान लो कि ये ग्राफ है, तो ये ग्राफ का पहला वर्क डन W1 है, नीचे वाला वर्क डन W2 है, और ऊपर वाला वर्क डन क्या है, W3 है। तो वर्क डन को हमेशा साइन के साथ लेते हैं। तो अगर इस एक्सिस के ऊपर है तो प्लस साइन, इस एक्सिस से नीचे है तो क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, W1 प्लस माइनस W2, क्योंकि ये ग्राफ के नीचे है यानी निगेटिव है, तो माइनस W2 प्लस W3, यानी तीनों का
एरिया निकाल के क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा टोटल क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। इसके बाद अगर चले आगे तो आपको माइंड में ये याद रखना होगा कि कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो कि आपका क्या होता है, पाथ इंडिपेंडेंट होता है, मतलब वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, मतलब वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। पाथ पे डिपेंड कौन नहीं करेगा, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया, ये आपके पाथ पे डिपेंड नहीं करते हैं, तो इसी को क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स बोलेंगे। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा, जो पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे मान लो फ्रिक्शन है, तो फ्रिक्शन के लिए बॉडी को कांटेक्ट में आना होगा, तो इसका मतलब वो कौन सा फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो वही एग्जांपल दिया है, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये क्या है आपका ये आपका कंजर्वेटिव फोर्स है। फ्रिक्शन फोर्स, विस्कस फोर्स, ये आपका क्या है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। अब ये भी याद रखिएगा तीसरा पॉइंट, वर्क डन इन क्लोज पाथ इज जीरो। किस केस में, कंजर्वेटिव के केस में वर्क डन बाय क्लोज पाथ क्या होगा, जीरो होगा, लेकिन इसमें क्या होगा, नॉन जीरो होगा। वर्क डन इज कंप्लीटली, इसमें क्या करते हैं, रिकवर कर सकते हैं, इसमें रिकवर नहीं किया जाता है, ठीक है। मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व रहता है, मैकेनिकल एनर्जी इसमें कंजर्व नहीं रहता है। उसके बाद पोटेंशियल एनर्जी कैन बी डिफाइंड, आपको बोलेगा कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है या नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड है, तो क्या बताओगे, पोटेंशियल एनर्जी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड होता है, नॉन कंजर्वेटिव के लिए डिफाइंड नहीं होता है। तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत बार पूछ रखा है, तो ये जितना पॉइंट दिया हो इसको माइंड में रखोगे, इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनाएगा, गलत नहीं करोगे। अब उसके बाद है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसको मैं शॉर्ट में बोलूंगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी किससे मिलकर बनता है, मैकेनिकल एनर्जी में आपका पोटेंशियल एनर्जी भी आ जाएगा और काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर कांस्टेंट रहे तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर कंजर्वेटिव फोर्स का एग्जांपल दिखाया गया है, मान लो ए है और ये आपका क्या है, बी पॉइंट है। तो अगर मैं वर्क डन कर रहा हूँ इस रास्ते में, ए से बी पे जा रहा हूँ, तो जाने का रास्ता एक ये है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3। तो वर्क डन क्या होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो तीनों वर्क डन क्या होगा, बराबर होगा, यानी W1 प्लस W2 बराबर क्या हो जाएगा, W3 हो जाएगा। वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की बात करें तो डेल्टा U होता है, डेल्टा U का मतलब माइनस आएगा, माइनस फाइनल माइनस क्या कर देंगे, इनिशियल कर देंगे, साइन से मल्टीप्लाई करोगे तो UI माइनस UF कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। इसके बाद वर्क डन बाय वेरियस फोर्स में आपका पहला है वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट। समझो ये आपका मान लो बॉडी है यहाँ पर, तो वर्क डन जब भी निकालोगे ना तो वर्क डन हमेशा हाइट लिया जाता है यहाँ पर। तो वर्क डन का फॉर्मूला सीधे याद रखोगे mgh, क्योंकि वर्क डन जो है कंजर्वेटिव फोर्स के लिए डिफाइंड है। तो कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, तो जो हाइट रहेगा उसमें क्या करेंगे, फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। जैसे अगर ज्यादा क्लियरिटी लेना है तो यहाँ समझो ये हाइट h है, तो वर्क डन क्या आ जाएगा, देखो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स किया जाएगा, तो माइनस का साइन आ जाएगा, माइनस mgh। देखो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, ऐसे जाओ चाहे तुम ऐसे जाओ, लेकिन सिर्फ इसका हाइट मालूम है, तो हम वर्क डन कैसे निकाल लेंगे, mgh से, यानी जो आपका वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। उसके बाद आपको माइंड में ये रखना होगा कि वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स क्या होता है, तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, माइनस kx होता है। k क्या है आपका, स्प्रिंग कांस्टेंट, और x क्या है, जितना वो डिस्प्लेस हुआ यानी डिस्प्लेसमेंट है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, अगर आप काइनेटिक एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लगाओगे तो -1/2 k x स्क्वायर फाइनल माइनस x स्क्वायर इनिशियल होगा। अभी आपका वर्क एनर्जी थ्योरम आएगा तो वहां भी ये हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। उसके बाद है आपका वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। तो स्टैटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी रहेगा, पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, ऑन सिस्टम बोलेगा तो ऑलवेज निगेटिव लेना है, और काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी बोलेगा तो ये भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो होगा, इसमें ऑन सिस्टम बोलेगा तो ऑलवेज क्या होगा, जीरो होगा। ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद ये तो मैंने समझा ही दिया था। अब देखो 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब देखो, जैसे मान लो ये आपका कोई बॉडी है, इसके अंदर कोई बॉल रखे हैं, है ना, तो इस बॉल को अगर तुम इधर डिस्प्लेस करोगे तो ये क्या होगा, फिर से अपने पोजीशन पे आ जाएगा, इधर डिस्प्लेस करोगे तो अपनी फिर पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम का कंडीशन क्या है, देखो बॉल नीचे है ना, तो बॉल नीचे है तो बताओ मैक्सिमा है कि मिनिमा है, ऐसा मैक्सिमा मिनिमा का ग्राफ बताया था। तो ये आपका क्या है, ये आपका मिनिमा है, यानी बॉल नीचे की पोजीशन पे है तो मिनिमा। तो मिनिमा का कंडीशन क्या था, डबल डिफरेंशिएशन क्या होता था,
था, पॉजिटिव होता था। तो बस स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशन याद रखिएगा और इसको एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करें तो जैसे ये बॉल है तो बॉल को थोड़ा सा भी डिस्प्लेस करोगे तो अनस्टेबल है, मतलब ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। तो इस टाइप के इक्विलिब्रियम को क्या बोलेंगे? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। तो देखो ये मैक्सिमम पॉइंट पे है, इसलिए इसमें डबल डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं आपका यहाँ पर न्यूट्रल इक्विलिब्रियम की बात करूँ तो देखो यहाँ पर बॉडी है तो इसका इसमें क्या है? हाइट तो है ही नहीं, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, यानी फोर्स जीरो हो जाएगा और इसका डबल डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बाकी डिटेल में ये सारे पॉइंट आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो ये आपका पोटेंशियल एनर्जी वाले वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है। तो यहाँ पर जो फोर्स आएगा हमेशा निगेटिव ऑफ ड्यू बाई डी एक्स, यानी इसका जो स्लोप होगा वो होगा। तो वही लिखा हुआ है फोर्स इज निगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स ग्राफ। इसके बाद आगे आओगे तो यहाँ पर अगर मान लो कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में दिया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट में अगर पोटेंशियल एनर्जी दिया है, आपसे फोर्स पूछ रहा है, तो माइनस यहाँ पर क्या करोगे? डेल यू बाई डेल एक्स आई कैप, डेल यू बाई डेल वाई जे कैप प्लस डेल यू बाई डेल जेड के कैप। ये आप फॉर्मूला माइंड में रखोगे फोर्स निकालने के लिए। इसके बाद वर्क डन इन पुलिंग द चेन। देखो यहाँ पर सिर्फ याद कर लो, कभी कभी तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला पूछ रखा है। तो मान लो कि ये चेन है, किसी सरफेस पे है, तो मान लो इसका टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक टोटल लेंथ क्या है? एल है। आपसे बोलेगा कि इसका 1/3 पार्ट लटका हुआ है या 1/4 पार्ट नीचे की तरफ या 1/5 पार्ट नीचे की तरफ है। तो मान लो कि 1/5 पार्ट बोला कि नीचे की तरफ लटका हुआ है, तो एन की वैल्यू क्या ले लोगे? 5 ले लोगे। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या लगाओगे? वर्क डन का मास यानी इस चेन का मास दिया रहेगा, जी की वैल्यू आप लोग जानते हैं बचपन से 10 होता है। लेंथ जितना ये लेंथ दिया होगा वो ले लोगे और नीचे 2n² यानी n की जगह क्या रख दोगे? 5। तो डायरेक्ट आपका वर्क डन आ जाएगा कि ये इस चेन के द्वारा कितना वर्क डन किया गया है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला कभी पूछ रखा है, अगर मान लो न्यूमेरिकल सेट करेगा तो ये फॉर्मूला माइंड में रखोगे। उसके बाद आपका है एनर्जी। अभी तक हम लोगों ने जितना कॉन्सेप्ट पढ़ा वो सब वर्क से रिलेटेड था। तो ये पूरा चैप्टर आपका है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो वर्क हम लोगों ने खत्म किया, अब एनर्जी पे चलेंगे। तो सबको पता है एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। ये होता क्या है? तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, जितना वर्क करने की क्षमता होगी वही क्या होता है? एनर्जी होता है। एनर्जी क्या है? पहले ही बता दिया, स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन वर्क के बराबर होगा ml² t-2 डायमेंशन। इसका माइंड में रखिएगा। अब रिलेशन बिटवीन डिफरेंट यूनिट आपको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। 1 किलोवाट आवर बराबर क्या होता है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और 1 कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.18 जूल्स। और 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 अर्ग। ये यूनिट एंड डायमेंशन में मैंने बताया था। तो ये माइंड में रखोगे, क्योंकि जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपसे ज्यादातर एनर्जी जूल में ही पूछता है। तो किलोवाट रहे तो उसको जूल में बनाने आना चाहिए, कैलोरी रहे तो उसको जूल में बनाने आना चाहिए। अब एनर्जी भी दो टाइप का होता है, एक होता है आपका काइनेटिक एनर्जी, दूसरा होता है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे काइनेटिक एनर्जी पे। तो काइनेटिक एनर्जी जीरो भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो अगर मान लो किसी बॉडी में वेलोसिटी नहीं है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? जीरो। तो यहाँ पर लिखा है एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। अगर मान लो कोई भी पार्टिकल जब मोशन में रहेगा तभी उसके पास क्या आएगा? काइनेटिक एनर्जी आएगा। कोई बॉडी अगर रुका हुआ है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी क्या है? जीरो है। उसके बाद डिपेंड्स ऑन रेफरेंस ऑफ फ्रेम, ऑलवेज पॉजिटिव, क्योंकि ये आपका जीरो हो सकता है और पॉजिटिव होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ m। ये देखो मॉड लिया हूं तो जो वेलोसिटी होता है ना उसका हमेशा मैग्नीट्यूड लिया जाता है, तो हाफ mv²। उसके बाद रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये तो हर एक साल पूछ लेता है। इससे अगर इजी क्वेश्चन बनाना हो तो इजी बनाएगा, टफ बनाना होगा तो टफ बनाएगा, बस आपको रिलेशन पता होना चाहिए। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो मैंने क्या किया, इस काइनेटिक एनर्जी में m से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। किसी भी इक्वेशन में किसी भी सेम डिजिट को दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो करने से ये क्या बन गया, इस 2 को मैंने इधर लाया तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी बराबर, यहाँ से m में m से मल्टीप्लाई किया तो m²v² हो गया। अब mv का मैं होल स्क्वायर कर सकता हूँ। अब ये अभी पिछली क्लास में ही पढ़े थे, तो मोमेंटम क्या होता है? mv होता है। तो mv का होल स्क्वायर है, तो इस mv की जगह मैंने क्या रख दिया? p रख दिया। तो 2m काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या आ गया? p² आ गया। तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी
बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन में 2m। अगर आपसे मोमेंटम कहे तो मोमेंटम बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2m के ई। ये दोनों फार्मूला इंपॉर्टेंट है, ये दोनों फार्मूला आप माइंड में रखोगे। कैसे आया मैंने वो भी समझा दिया है, ठीक है। उसके बाद कुछ शॉर्टकट ट्रिक याद रखोगे। अगर बोलेगा कि इफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई n टाइम्स, n टाइम्स का मतलब बोल दीजिएगा 5 टाइम्स, 4 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 टाइम्स, देन काइनेटिक एनर्जी फाइनल कितना इंक्रीज होगा, तो बस जितना टाइम्स बोला ना n की वैल्यू रख देना, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कर देना, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल आ जाएगा। एंड परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बोलेगा तो n स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 कर देना। दूसरा कंसेप्ट है कि इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इंक्रीज बाई n टाइम्स, फिर से अब काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज किया है तो जितना टाइम्स बोलेगा n की वैल्यू वही हो जाएगी, तो p फाइनल क्या हो जाएगा, अंडर रूट n इंटू पी इनिशियल। एंड परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम की बात करेगा तो अंडर रूट n माइनस 1 इंटू 100। तो इसको आप माइंड में रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो चीज़ था, हाँ अब यहाँ पर एरर में मान लो कि काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर अपॉन में 2m है, तो अगर एरर निकालोगे तो डेल्टा काइनेटिक एनर्जी अपॉन में k इंटू 100 यानी परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी है। तो मैं क्या करूंगा, 2 को नीचे उतारूंगा, डेल्टा पी अपॉन में पी इंटू 100 कर दूंगा। ये अप्लीकेबल है जब भी आपका कहेगा ना कि 5% से कम चेंज हुआ है, तब अप्लीकेबल है ये फॉर्मूला। अब आ गया वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल फोर्स, यानी डेल्टा के ई बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करूँ तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल का मतलब क्या हो जाएगा, हाफ एम इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान लो यू वाई स्क्वायर ले लिया, इसमें से हाफ एम कॉमन ले लो, तो हाफ एम कॉमन लेने से क्या बन जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू आई स्क्वायर। तो वर्क डन बाय काइनेटिक डेल्टा यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको याद रखना है, हाफ एम अंडर रूट फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आप गया पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग एनर्जी पढ़े, एनर्जी में पहला टाइप पढ़े काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको मैंने क्या किया, कम कंसाइज करके बता दिया। अब इसके बाद है आपका पोटेंशियल एनर्जी, यू से डिनोट करेंगे, तो ये डिफाइंड ओनली फॉर कंजर्वेटिव फोर्स पहले ही बता दिया था। एनर्जी प्रोसेस बाय बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन कन्फिग्रेशन, पोजीशन और कन्फिग्रेशन से जो एनर्जी होगा उसी को बोलेंगे। ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, किस पे डिपेंड करेगा, पॉइंट ऑफ रेफरेंस पे। समझाने के लिए मैं यहाँ समझा रहा हूँ, मान लो मैंने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पर ग्राउंड लिया है, तो ग्राउंड से मान लो ये मास है जिसका हाइट क्या है, h है, तो इस केस में जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी u बराबर क्या हो जाएगा, प्लस mgh, क्योंकि हाइट क्या है, पॉजिटिव है। अगर मान लो ग्राउंड पे बॉडी आ गया तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि हाइट जीरो है। तो और अगर मान लो कि मैंने हाइट को नीचे लिया यानी h क्या हो गया, निगेटिव हो गया, तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, माइनस mgh हो जाएगा। स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, अभी मैंने बताया था u बराबर हाफ के यानी एक्स स्क्वायर फाइनल माइनस एक्स स्क्वायर इनिशियल। इसके बाद आगे आओगे तो अगले कल की क्लास में पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो मान लो कोई बॉडी दिया हुआ है और इसमें पोटेंशियल एनर्जी पूछेगा, तो लेंथ एल नहीं लेके इसका सेंटर ऑफ मास लिया जाता है। तो सेंटर ऑफ मास हमेशा बीचों बीच होगा, तो टोटल लेंथ अगर एल है तो यहाँ तक लेंथ कितना हो जाएगा, l/2 ग्राउंड से। तो इस केस में पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, क्योंकि ग्राउंड से ऊपर है तो प्लस mg और हाइट में क्या ले लूंगा, l/2, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आओगे तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, वर्क क्या होता है वो पढ़ लिया, एनर्जी के दोनों टाइप पढ़ लिए। अब लास्ट टॉपिक आपका क्या है, पावर। तो बताओ पावर स्केलर क्वांटिटी होता है या वेक्टर क्वांटिटी होता है, सबको पता है पावर क्या होता है आपका, स्केलर क्वांटिटी होता है। होता क्या है, रेट ऑफ विच बॉडी डज वर्क, रेट एट विच बॉडी डज वर्क। तो एवरेज पावर की बात करेगा तो डेल्टा W अपॉन में डेल्टा T, यानी टोटल वर्क डन अपॉन में टोटल टाइम टेकन। ऐसा यूनिट आप माइंड में रखोगे, पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है, वाट होता है ना। अब यहाँ पर dW/dt है तो dW का मतलब जूल और टाइम का मतलब सेकेंड, तो दूसरा यूनिट जूल पर सेकेंड भी होता है, ठीक है। अब बोला है कि इफ वर्क डन बाय 2 बॉडीज इज सेम, अगर मान लो कि वर्क डन 2 बॉडी का सेम है तो जो पावर होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 अपॉन में टाइम के, यानी P1 जो होगा T1 के बराबर, P2 जो होगा T2 के बराबर। तो ये भी रिलेशन अपने माइंड में रख सकते हो कि अगर पावर और टाइम में कहीं रिलेशन दे के पूछ लिया, अगर इस पर न्यूमेरिकल बनाया तो आप याद रखोगे कि P1 अपॉन में P2 बराबर T2 अपॉन में T1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर
ये आपको बोला है कि ये वर्क है और ये टाइम है, तो इसका जो स्लोप होगा tan थीटा वही क्या दे देगा, पावर दे देगा, यानी tan थीटा dw/dt, और ये किसके बराबर हो जाएगा, पावर के बराबर हो जाएगा। पावर और टाइम देगा, तो यही बोला है एरिया अंदर पावर टाइम ग्राफ गिव वर्क डन। आपको ग्राफ दे के पूछ देगा कि वर्क डन कितना है, तो बस क्या करोगे, इसके अंदर जो एरिया होगा उसको फाइंड आउट कर लोगे, तो आपका टोटल वर्क डन आ जाएगा। अब यहाँ पर एक लास्ट टॉपिक है, इसको आप लोग समझ लो, ये कभी पूछा नहीं है लेकिन मैं बता दे रहा हूँ, इसको माइंड में रखना। मान लो कि एक कार है जिसका मास दे रखा है m और इसके पास कांस्टेंट पावर p वाट है और इसका वेलोसिटी u मान लो कि 0 मीटर पर सेकेंड है, स्पेशल केस है। तो इस केस में अगर इसका वेलोसिटी निकालोगे तो वेलोसिटी बराबर होगा √2pt अपॉन में m। p क्या है, पावर, टाइम दिया रहेगा और इस कार का मास दिया रहेगा, तो यहाँ से वेलोसिटी आप बता सकते हो। इसके बाद अगर x बोलेगा कि ये कितना डिस्प्लेस करेगा, तो डिस्प्लेस का फॉर्मूला रखोगे 2/3 √2p अपॉन में m, t की पावर 3/2 टाइम दिया रहेगा, है ना। और इसी से मैंने दो रिलेशन लिखा कि इफ पावर इज कांस्टेंट देन वेलोसिटी क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, t, क्योंकि देखो मास तो कांस्टेंट रहेगा, इस कार का जो मास है वो तो चेंज होगा नहीं, और पावर को बोल दिया कांस्टेंट, तो बचा वेरिएबल क्या, t, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √t के। और दूसरा केस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यानी x इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा √t की पावर 3 के। तो रूट को हटाओगे तो पावर जानते 1/2 होता, तो t की पावर 3/2 के होता, और x जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होगा, वेलोसिटी की पावर 3 के। इतनी चीजें आपको माइंड में रखनी है। तो बस यही